देश के विदेशी मुद्रा भंडार में आया क्या बदलाव? वित्त मंत्रालय ने आधार सत्यापन के लिए कितनों को दी मंजूरी? जेट एयरवेज पर हुई क्या नई कार्यवाही? बाजार में क्यों आई आज बड़ी गिरावट, जानेंगे हम आज के मनी टाइम में। नमस्कार, मैं हूं वरुण। स्वागत है आपका हमारे प्राइम टाइम शो यानी मनी टाइम में। देश का विदेशी मुद्रा भंडार 28 अप्रैल को समाप्त सप्ताह में 4.53 अरब डॉलर बढ़कर 588 अरब डॉलर से अधिक हो गया। इससे पिछले सप्ताह विदेशी मुद्रा भंडार 2.1 अरब डॉलर घटकर 584 अरब डॉलर रह गया था। अक्टूबर 2021 में देश का विदेशी मुद्रा भंडार 645 अरब डॉलर के सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच गया था। वैश्विक घटनाओं के कारण उत्पन्न दबावों के बीच आरबीआई के रुपए को बचाने के लिए मुद्रा भंडार के उपयोग से इसमें गिरावट आई है। वहीं इस दौरान देश का गोल्ड रिजर्व का मूल्य 49 करोड़ डॉलर घटकर 45.65 अरब डॉलर रह गया। वित्त मंत्रालय ने अमेजन पे और हीरो फिनकॉर्प सहित 22 वित्तीय कंपनियों को ग्राहकों के आधार कार्ड से सत्यापन करने की अनुमति दी है। ये 22 कंपनियां अब आधार नंबर का उपयोग करके ग्राहकों की पहचान और लाभार्थी के विवरण को सत्यापित कर सकेंगी। इन कंपनियों में गोदरेज फाइनेंस, अमेजन पे, आदित्य बिड़ला हाउसिंग फाइनेंस, टाटा मोटर्स फाइनेंस सॉल्यूशन, आईआईएफएल फाइनेंस और महिंद्रा रूरल हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड शामिल हैं। सीबीआई ने बैंक धोखाधड़ी मामले में जेट एयरवेज के परिसरों और एयरलाइंस के संस्थापक नरेश गोयल के दफ्तर में छापेमारी की है। 538 करोड़ रुपए के कथित धोखाधड़ी मामले में सीबीआई ने ये कार्रवाई की है। केनरा बैंक ने जेट एयरवेज के खिलाफ शिकायत की है। मामले में जेट एयरवेज के फाउंडर, उनकी पत्नी और एयरलाइन के पूर्व निदेशकों को आरोपी बनाया गया है। जेट एयरवेज दिवालिया हो चुकी है और एनसीएलटी में दिवाला समाधान प्रक्रिया के तहत जालान कॉलरॉक कंसोर्टियम ने सबसे ज़्यादा बोली लगाकर इसे खरीदा है। सप्ताह के आखिरी कारोबारी दिन एचडीएफसी लिमिटेड और एचडीएफसी बैंक के शेयरों में भारी बिकवाली से शेयर बाजारों में बड़ी गिरावट आई। बीएसई सेंसेक्स 695 अंक और एनएसई निफ्टी 187 अंक टूटकर बंद हुए। एचडीएफसी बैंक में 5.80% की भारी गिरावट दर्ज की गई। एचडीएफसी लिमिटेड के शेयर में भी 5.57% की बड़ी गिरावट रही। दोनों के विलय से बनने वाली कंपनी से बड़े पैमाने पर पूंजी निकासी होने की आशंका हावी होने से इन कंपनियों में भारी बिकवाली हुई। इसके अलावा वैश्विक बाजारों से कोई खास संकेत न मिलने से भी बाजार की धारणा कमजोर रही। वैश्विक बाजारों में बहुमूल्य धातुओं की कीमतों में गिरावट आने से दिल्ली सराफा बाजार में सोने का भाव 160 रुपये टूटकर 62,040 रुपये प्रति 10 ग्राम रह गया। चांदी की कीमत 650 रुपये की तेजी के साथ 77,950 रुपये प्रति किलोग्राम हो गई। विदेशी बाजारों में सोना गिरावट के साथ $2040 प्रति औंस रहा, जबकि चांदी बढ़कर 25.88 डॉलर प्रति औंस पर पहुंच गई। जनवरी मार्च तिमाही के दौरान भारत में सोने की मांग 17% घटकर 112.5 टन रह गई। ये गिरावट सोने की कीमत रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचने और कीमतों में भारी उतार चढ़ाव के कारण आई है। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के मुताबिक सोने की कुल मांग 2022 में इसी तिमाही के दौरान 135.5 टन थी। बाजार की धारणा प्रभावित होने से सोने के आभूषणों की मांग 2022 की पहली तिमाही में 94.2 टन से घटकर जनवरी मार्च 2023 में 78 टन रह गई। नौकरियों पर संकट के बादल अभी छटते नहीं दिख रहे हैं। आईटी कंपनी कॉग्निजेंट ने 3500 कर्मचारियों को नौकरी से निकालने की बात कही है। पुनर्गठन योजना नेक्स्ट जेन के तहत ये कर्मचारी प्रभावित होंगे। ये कंपनी के कुल 3.5 लाख कर्मचारियों का करीब 1% होगा। वहीं भारत की ई कॉमर्स कंपनी मीशो ने 251 कर्मचारियों को नौकरी से निकाल दिया है। मीशो ने अपनी लागत घटाने और मुनाफा हासिल करने के लिए ये कदम उठाया है। कोविड-19 अब ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी नहीं है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने शुक्रवार को ये घोषणा की है। महामारी के खत्म होने की दिशा में डब्ल्यूएचओ के इस कदम को महत्वपूर्ण माना जा रहा है। डब्ल्यूएचओ ने 30 जनवरी 2020 को कोविड-19 को महामारी घोषित किया था। कोविड महामारी से दुनिया भर में 69 लाख लोगों की जान गई है और इसने ग्लोबल इकोनॉमी को भारी नुकसान पहुंचाया है।
रियल एस्टेट क्षेत्र में धारणा सूचकांक में जनवरी मार्च के दौरान मामूली गिरावट आई, लेकिन ये सकारात्मक बना हुआ है। नाइट फ्रैंक इंडिया और नारेडको ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि 2023 की पहली तिमाही में रियल एस्टेट धारणा सूचकांक मामूली रूप से घटकर 57 पर आ गया, जो दिसंबर 2022 तिमाही में 59 पर था। ये गिरावट मुख्य रूप से ग्लोबल मंदी के माहौल और भविष्य में ग्लोबल मंदी के जोखिम के कारण हुई है। भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों और अन्य वित्तीय संस्थानों के लिए ऑनलाइन मनी ट्रांसफर के लिए केवाईसी से जुड़े नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। विदेश के अलावा घरेलू स्तर पर होने वाले इलेक्ट्रॉनिक मनी ट्रांसफर में धन भेजने और धन प्राप्त करने वाले दोनों की पूरी जानकारी का रिकॉर्ड रखना होगा। आरबीआई ने केवाईसी से संबंधित व्यापक निर्देश में ऑनलाइन लेनदेन से संबंधित कुछ नए बिंदुओं को शामिल किया है। ये निर्देश वित्तीय कार्यबल एफटीएफ के सुझावों के आधार पर तैयार किए गए हैं। कार्ड कंपनी वीज़ा ने ई कॉमर्स शॉपिंग और अन्य सर्विस के लिए टोकनाइज्ड क्रेडिट और डेबिट कार्ड के लिए सीवीवी फ्री पेमेंट की शुरुआत की है। इसका मतलब यह है कि इन कार्ड से पेमेंट करने पर 3 अंकों वाले सीवीवी कोड को डालने की ज़रूरत नहीं होगी। ई कॉमर्स साइट पर कार्ड टोकनाइजेशन करने के बाद हर बार ट्रांजैक्शन के लिए सीवीवी बताने की कोई ज़रूरत अब नहीं रहेगी। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज यानी एनएसई ने वित्त वर्ष 2022-23 की मार्च तिमाही के वित्तीय परिणामों को जारी करने में देरी कर दी है। एनएसई ने अब अपने तिमाही नतीजे 15 मई को जारी करेगी। एनएसई ने वित्तीय परिणामों के प्रकाशन में देरी के पीछे कोई स्पष्ट वजह नहीं बताई है, लेकिन सूत्रों का ये कहना है कि एनएसई के विभिन्न समूह और सहयोगी इकाइयों की वित्तीय जानकारी को हासिल करने की एकत्रित करने में सामान्य से अधिक वक्त लगने की वजह से वित्तीय परिणामों के प्रकाशन में देरी हुई है। उम्मीद है आपको मनी टाइम का हमारा आज का एपिसोड पसंद आया होगा। आपको हमारा आज का ये शो कैसा लगा बताने के लिए कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर शेयर करें। आपके सुझाव हमें इस शो को और बेहतर बनाने में मदद करते हैं। अपने काम की खबरों को देखने के लिए मनी 9 के मोबाइल ऐप को ज़रूर डाउनलोड कर लें। नई खबरों के साथ अब आपसे मुलाकात होगी सोमवार को। तब तक आप बने रहिए मनी 9 के साथ। नमस्कार।